जब मैंने होश संभाला तो खुद को औरों से मुख्तलिफ पाया। मुझे लगता था कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। बहुत जल्द मालूम हो गया कि वो अनमोल खजाना मेरी माँ है जो मेरे पास नहीं है। बचपन से मेरे जहन में यही बिठाया गया था कि मेरी माँ मर चुकी है, दादी ने पाला था। लेकिन फुफ्फो ने तो अनगिनत अजाबों में डाल रखा था। एक दादा थे जो दिलो जान से मुझको चाहते थे। इनकी चाहत शहद जैसी मीठी और आबे हयात जैसी जान बख्श थी। सच कहूँ तो बस मैं इनकी वजह से जीती रही। दादा की शख्सियत भरपूर और बाएतमाद थी कि मैं नन्ही मुन्नी सी जान हर आन दौड़ी जाती और अपना हर दुख इनसे बयान कर देती, जबकि वालिद से डरती थी। और दादी जान, इनका रवैया तो बड़ा ही अजीब सा था। कभी बहुत चाव करती और कभी डांट देती। गर्ज इनके मिजाज का कोई भरोसा नहीं था। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। फुफ्फो, जिनको मैं गुस्से से बुआ चिमनी कहती थी, इनका असल नाम चमन आरा था। वो मुझको बहुत आज़ार दिया करती थीं। जब भी मैं कोई खेल खेलने लगती, ये आकर बिगाड़ डाल देती। गुड़िया का सजा सजाया घर बिखेर देती। पढ़ने बैठती तो किताब उठाकर परे फेंक देती थी। चिल्लाती कि नालायक, आता जाता कुछ है नहीं और क्या पढ़ेगी, चल दफा हो जाए यहाँ से। यही था बस इनका तकिया कलाम। मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी मुझे 1-2 मिनट से ज़्यादा पढ़ाया हो। इन्होंने जब मैट्रिक कर लिया तो कॉलेज चली गई। कॉलेज जाने के थोड़े दिनों बाद काफ़ी बदल गई। मोहल्ले के सारे लोग इनके बारे में बातें करने लगे। मैं अब बच्ची नहीं रही थी, खासी समझदार हो चुकी थी। लोगों की बातों को समझने लगी थी। वो कहते कि चमन के माँ बाप की गफलत देखो, इनको पता नहीं कि इनकी बेटी किस राह पर चल दी है। चमन आरा ने तो परपुर्जे निकाल लिए हैं। कोई दिन ही नहीं जाता था कि इनके बारे में ऐसी वैसी खबरें ना उड़ती थीं। मेरे भी कान खड़े हो जाते, सोच में पड़ जाती कि मेरी पुप्पो के साथ क्या होने वाला है। दरअसल दादी ने इनको सर चढ़ा रखा था। दादा समझाते तो जवाब देती कि अपनी अकल अपने पास रखो, तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं है। वो ये सोचकर चुप हो जाते कि घर में झगड़ा होने से बदमस्की होगी और मेरी पोती परेशान होगी। इन्हीं दिनों अब्बू ने दूसरी शादी कर ली और बीवी को लेकर बैरूने मुल्क चले गए। इनके जाने के बाद फुफ्फो आज़ाद हो गई। कॉलेज से देर से लौटती। वो खूबसूरत थीं। कई रिश्ते आए मगर उन्होंने इनकार कर दिया। वो 3rd ईयर में थीं कि एक रिश्ता आया। वो इस रिश्ते पर निहाल थीं। दादी से कहा कि बस यही हाँ कर दो। दादी बोली, अनजान लोग हैं, देखे ना भाले, कैसे हाँ कर दो। आपके नहीं, मेरे तो देखे भाले हैं। मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है, ये इसका भाई है। वो मेरी गहरी सहेली है। गर्ज रिश्ते के लिए अनजान औरतें 2-3 बार आईं तो दादी सोचने पर मजबूर हो गईं। दादा से डर था कि गैर लोगों का रिश्ता कबूल नहीं करेंगे। तभी दादी ने इनसे कहा कि ये मेरी एक रिश्ते की बहन के जानने वाले हैं। अच्छा घराना है, लड़का पढ़ा लिखा है, अमीर लोग हैं, अपनी जमींदारी है। इन्होंने बेटी की खुशी के लिए अपनी तरफ से कहानी बनाकर दादा को सुना दी। बात ये थी कि फुफ्फो ने कॉलेज आते जाते किसी लड़की से दोस्ताना बना लिया था। वो इससे बाला बाला घर से बाहर बातें कर लेती थी। कुछ मोहल्ले के लड़कों को पता था वो बदनाम हो रही थी, मगर घर वालों को पता ही नहीं था। और दादी बेचारी भोली भाली, हमेशा घर में रहने वाली, इन्होंने बाहर की दुनिया कब देखी थी, इन्हें ज़माने का पता ना था। इन्होंने दादा को एतमाद में लिया और रिश्ते के लिए आने वाली खवातीन को हाँ कर दी। दादी ने लड़के को भी बस 1-2 बार ही देखा कि कद काट शक्लो सूरत का अच्छा है। बाकी सीरत का भरोसा इसके घर वाले के कहने से कर लिया और शादी की तारीख दे दी। शादी 1 माह बाद होनी थी। मंगनी की रस्म अलबत्ता सादगी से अंजाम पा गई। दादा जान ने मंगनी वाले दिन भी मुनीर को नहीं देखा, क्योंकि मंगनी में अंगूठी और मिठाई लेकर सिर्फ खवातीन आईं, लड़का नहीं आया। इसकी माँ और बहनें कुछ रिश्तेदार खवातीन के साथ आकर मंगनी की रस्म कर गईं। फुफ्फो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इस खुशी में उन्होंने 3rd ईयर का इम्तिहान भी नहीं दिया कि बस अब 1 माह बाद शादी है। शादी से हफ्ते भर पहले एक शब आधी रात को दादी पानी पीने उठी तो सहन की दीवार के साथ इनको एक साया नजर आया। मारे खौफ के इनकी चीख निकल गई। इन्होंने चोर चोर का शोर मचा दिया। तभी साया दीवार फलांग भागने लगा कि मोहल्ले के चौकीदार ने इसे पकड़ लिया। शोर सुनकर मोहल्ले वाले उठ गए। इन्होंने इसे पुलिस के हवाले करना चाहा,
तब इस शख्स ने जान बचाने की खातिर लोगों से कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, अहमद साहब का रिश्तेदार हूँ। लोग बोले, अगर तुम इनके रिश्तेदार हो तो आधी रात को क्या करने आए थे, वो भी दीवार फलांग कर? ये मिलने का कौन सा तरीका है? तुम दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर जा सकते थे। मैं दरअसल इनकी बेटी का मंगेतर हूँ और अपनी मंगेतर से मिलने आया था। रात गए, दरवाजे पर दस्तक देना मुनासिब नहीं लगा तो दीवार फलांग गया। तमाम मोहल्ले वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। ये ऐसा बयान था जिस पर किसी को यकीन नहीं था। तभी उन्होंने दादा को बाहर बुलाया और पूछा, अहमद साहब, ये आदमी खुद को आपका होने वाला दामाद बता रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है? बेचारे दादा पर घड़ों पानी पड़ गया। बोले, बदकिस्मती से ये है तो सच, लेकिन रात के तीसरे पहर इनका इस तरह आना मेरी समझ में नहीं आता। आप बहुत सीधे और शरीफ आदमी हैं, अगरचे हमारी समझ में तो आ गया है और ये खुद भी कह रहा है कि आपकी बेटी से आधी रात को चोरी छुपे मिलने आया था। शायद पहले भी यूं ही आया करता होगा। अच्छा हुआ कि आपने इससे निस्बत तय करके इज्जत बचा ली, लेकिन अब जो रही सही इज्जत बची है, बेटी को इसके साथ रुखसत भी कर दीजिए। हम इसको आपकी शराफत के एहतराम में छोड़े दे रहे हैं और हवाले पुलिस नहीं करते। इन्होंने तो इसको छोड़ दिया, मगर पुलिस को इस वक्त तक खबर हो चुकी थी। किसी ने चुपके से फोन कर दिया था, सो पुलिस मौके पर पहुंच गई और इन्होंने बता दिया कि ये आदमी वाकई चोर है, कई बार चोरी डकैती में अंदर हो चुका है। दादा जान से बोले, बड़े साहब, बेटी का रिश्ता तय करते हुए शायद आपने इस शख्स के बारे में अच्छी तरह छानबीन नहीं की। ये अच्छा हुआ कि ये पकड़ा गया, वरना आपकी बेटी की किस्मत फूट गई थी। वो तो इसको लेकर चले गए, मगर मोहल्ले वाले कब मुआफ करने वाले थे। उन्होंने फूफो के बारे में बुरी बुरी बातें कहीं और इनकी खूब बदनामी हो गई। इधर जब मुनीर को पुलिस ने ठुकाई लगाई तो इसने बता दिया कि मेरी इस लड़की से राह चलते दोस्ती हुई थी और मैं वाकई इसको चाहने लगा। वो भी मुझसे शादी पर राजी थी। मैंने अपने घर वालों को राजी किया और मेरी वालदा और बहनें रिश्ता तलब करने गईं। रिश्ता मंजूर हो गया, शादी की तारीख भी तय हो गई, लेकिन मैंने कभी इस लड़की का घर नहीं देखा था। हम कॉलेज के करीब एक पार्क में मिलते थे। मुझे चमन से मोहब्बत हो गई। मैंने इसके साथ शराफत का बर्ताव रखा क्योंकि इज्जत बनाना चाहता था, लेकिन इसको ये इल्म नहीं था कि मैं चोर हूँ। मुझको हमारे ग्रुप के एक मेंबर ने बताया कि फलां घर में हफ्ते बाद शादी होने वाली है और वो लोग लड़की को काफ़ी जहेज और जेवरात देने वाले हैं। ये इत्तला मुझको चमन के मोहल्ले के एक लड़के ने दी। इसकी माँ अहमद साहब के घर आती जाती थी और चमन की वालदा ने इसे बेटी के वो जेवरात दिखाए थे जो वो इसे शादी पर देने वाली थी। इत्तला देने वाले लड़के ने मुझे अहमद साहब का घर दिखाया और मैं वहाँ चोरी की गर्ज से गया। मेरे साथ 2 और साथी भी थे जो बाहर खड़े थे। जब घर से किसी खातून की चोर चोर की सदाएं बुलंद हुई तो मेरे साथी भाग निकले, मगर चौकीदार ने दीवार फलांगते हुए मुझे पकड़ लिया। मुझे खबर ना थी कि जिस घर में डाका डालने जा रहा हूँ वो मेरी मंगेतर का घर है, वरना मैं वहाँ क्यों जाता। वो जेवरात तो अस खुद मेरे ही घर आने वाले थे। खैर, ये था हमारी सियानी फुप्पो की चालबाजियों का अंजाम, जो मुझको सता सता कर मेरा जीना 2 भर किए रखती थी। इसके बाद फुप्पो के रिश्ते आने बंद हो गए। भला जिस लड़की की इतनी बदनामी हो चुकी हो वहाँ कौन रिश्ता लेकर जाता है। रिश्तों के इंतजार में दादी घुलने लगी और चमन आरा बेगम के बालों में सफ़ेदी उतरने लगी। इनकी शादी की उम्र निकली जा रही थी। अब मैं मैट्रिक में थी और उम्र 16 बरस की हो चुकी थी। मेरे लिए जो रिश्ता आता दादी चाहती कि फूफो को पसंद कर ले। इस तरह वो मेरे रिश्ते भी गंवाने लगी। दादा ने मुझे कॉलेज में दाखिल करवाना चाहा तो फूफो ने मुखालफत की। तब मैं खूब रोई। मैंने कहा, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो ये ना होता। तभी बेइख्तियार मेरी फूफो के मुंह से निकल गया कि वो जिंदा तो हैं, चली जाओ इनके पास, वो कॉलेज पढ़वा देंगी तुमको। ये सुनकर दादा दादी का रंग पीला पड़ गया। मैंने दादा से पूछा, आपको मेरी जान की कसम सच बताइए फूफो क्या कह रहे हैं। तब दादा को सच बताना ही पड़ा। इन्होंने कहा, वाकई तेरी माँ जिंदा है, लेकिन वो भी तुमसे नहीं मिल सकती, क्योंकि जब तुम्हारी माँ की शादी हुई थी थोड़े अरसे बाद तुम्हारी दादी और फूफो से इसकी लड़ाई हो गई। उन्होंने तेरे बाप के कान भरे और इसने तुम्हारी माँ को तलाक दे दी थी। ये वाकया तब हुआ था जब तुम पैदा हुई थी। तुम्हारी दादी ने तो तुमको अपने पास रख लिया था। ये किस्सा सुनकर मैं दंग रह गई।
मेरी तो जैसे जान ही हलक में अटक गई। दादा से कहा, आप मुझे मेरी माँ के पास ले जाएं। ये कहते हुए मैं ज़ारों की तार रो रही थी। दादा समझाने लगे, बेटी अब तुम माँ से नहीं मिल सकती, क्योंकि बाद में जिस घर में इसकी शादी हुई थी वो बहुत सख्त किस्म के लोग हैं, और अब तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी माँ कहाँ है। इस बात का मेरे दिल पर ऐसा असर हुआ कि मैं चुप रहने लगी, खाना पीना छोड़ दिया और मेरी हालत बद से बदतर होने लगी। तभी दादा ने मुझे कॉलेज दाखिल करा दिया ताकि इसका दिल बहले। वाकई कॉलेज में मेरा दिल लग गया और ध्यान बटा। मैं अपनी फूफू की तरह नहीं थी। मैंने किताबों से दिल लगा लिया और दिल लगा कर पढ़ा। वालिद ने तो लौट कर खबर ना ली, यहाँ तक कि मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। अब दादा बूढ़े हो गए थे और कमाने से रह गए थे। इनकी ज़ईफ़ी देखकर मैंने मुलाजमत का इरादा कर लिया। इन्होंने इजाज़त दे दी। किस्मत अच्छी थी कि जल्द ही मुलाजमत मिल गई और मुलाजमत भी अच्छी कंपनी में मिली। वहाँ सभी तहसीब याफ्ता और शाइस्ता थे। मैं रोज़ वक्त पर दफ्तर जाती, सुकून से काम करती और वक्त पर घर आ जाती। एक रोज़ मैं अपने ऑफिस के कमरे में बैठी काम कर रही थी कि एक नौजवान जिसका नाम महताब था मेरे कमरे में आ गया। वो मुझसे सीनियर अफसर था। कहने लगा, मिस नाजिया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो काफ़ी खूबसूरत था। मैं इसकी मातहत थी और मुलाजमत में भी नई आई थी। मुझे लगा शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। सर, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो माफ़ी चाहती हूँ, आइंदा ख्याल रखूँगी। इस जवाब पर वो मेरा मुंह तकता रह गया और मैं इतना घबराई कि अभी वो मेरे कमरे में ही था कि मैं अपनी नशिस्त से उठकर चली गई और अपनी एक साथी लड़की के पास जाकर बैठ गई। बाद में मुझे अपनी इस बदतमीज़ी पर शर्मिंदगी भी हुई कि कम से कम इसकी बात तो सुन लेती। आखिर वो क्या कहना चाह रहा था। सोचने लगी, बाकी क्या मैं अंदर से इतनी कमज़ोर हूँ कि किसी की बात सुनने का भी हौसला नहीं है मुझ में। एक माह बाद एक रोज़ मैं अपनी सीट पर बैठी काम कर रही थी कि महताब आहिस्ता कदमों से मेरे कमरे में आया और मेरी सीट के सामने बैठ गया। मुझे इसके आ बैठने का एहसास ही ना हुआ और मैं सर झुकाए महवियत से काम में मशगूल रही। कुछ देर बाद बिल आखिर वो गोया हुआ। नाजिया, मुझसे बात करो प्लीज़। तुम नहीं जानती लेकिन मैं तुमको जानता हूँ। मैं तुम्हारी अम्मी का रिश्तेदार हूँ। अम्मी का नाम सुनकर मैं चौंक गई और हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी सगी खाला का बेटा हूँ। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अगर ये वाकई सच है तो मैं नाहक इससे भाग रही थी। एक आस बंधी कि शायद इसके ज़रिए माँ मिल जाए, माँ से मिल पाऊँ और इनके गले लग जाऊँ। आपको कैसे पता कि मैं कौन हूँ और किसकी बेटी हूँ? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। जब तुमने मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी थी तब मैंने तुम्हारा और तुम्हारे वालिद का नाम पता पढ़ा तो पता चला कि तुम कौन हो, लेकिन इस दरख्वास्त में मेरी माँ का नाम तो दर्ज नहीं था। फिर भी तुमसे बात करके तस्दीक तो की जा सकती थी, क्योंकि मेरी माँ जो पता बताती थी तुम्हारी दरख्वास्त पर वही पता लिखा था। अब माँ की तलब और चाहत मुझ पर गालिब आ चुकी थी, लिहाजा मैंने वादा कर लिया कि मैं इसकी वालदा से मिलूंगी। एक दिन मैं महताब के हमरा इसके घर चली गई। इतना प्यार भरा घर देखकर मेरा अजीब हाल था। जी चाहता था कि यहीं रह जाऊं। वहाँ सिर्फ इसकी माँ थी जो मेरी रिश्ते में खाला लगती थी। ये एक छोटा सा कुंबा था। इसकी माँ ने मेरा मुंह चूमा और बेटी कहकर गले लगा लिया। वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरा चेहरा खुशी से सुर्ख हो गया था, जैसे मुझे मेरी सगी माँ मिल गई हो। खाला ने कहा, बेटी मैं ज़रूर तुमको तुम्हारी माँ से मिलवाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो अपने शोहर के साथ इन दिनों सऊदी अरेबिया गई हुई हैं। उन्होंने मुझे चंद पुरानी तस्वीर दिखाई। इनमें कुछ तस्वीरें माँ की शादी की पहले की थीं, जिनमें मेरे वालिद साहब के साथ वो दुल्हन बनी बैठी थीं। मैं माँ को नहीं पहचानती थी, मगर अपने वालिद को तो पहचानती थी। माँ की सूरत देखकर मैं बेहोश होते होते बची। मैंने कहा, खाला मैं अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ। वो कहने लगी, बेटी एक ही सूरत है हमारे ख़ानदान में शामिल होने की कि तुम पहले मेरी बहू बनकर हमारे ख़ानदान में आ जाओ। इसके बाद तुम्हारा तुम्हारी अम्मी से मिलना और इनके साथ रहना आसान हो जाएगा। माँ से मिलने के लिए कुछ भी कर सकती थी, मुझे हर शर्त मंजूर थी, जबकि महताब तो मुझे अच्छा भी लगता था। मैं भला क्यों इनकार करती, हालांकि जानती थी कि अगर फूफो और दादी को इस बात की भनक भी पड़ जाती कि मैं माँ से मिलना चाहती हूँ
وہ مجھ پر عرصہ حیات تنگ کر دیتی ہوں۔ میں نے خالہ سے کہا، میں تو آپ سے جدا ہونا ہی نہیں چاہتی، آپ سے میری ماں کی خوشبو آتی ہے۔ بہرحال اس روز تو میں وقت پر اپنے گھر پہنچا دی گئی، لیکن 4 دن بعد خالہ میرا رشتہ لینے آئیں۔ جب انہوں نے رشتے کی بات کی تو دادی کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میری ماں کے رشتہ دار ہیں۔ ان کا موڈ سخت آف ہو گیا۔ انہوں نے کہا، مہربانی سے ابھی اسی وقت چلی جاؤ۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری سابقہ بہو نے تم کو بھیجا ہے تاکہ تم لوگ ہماری پوتی پر قبضہ کر سکو۔ خالہ نے لاکھ کہا کہ میری بہن نے مجھے نہیں بھیجا، ان کو تو کچھ پتہ بھی نہیں، مگر دادی نہ مانی۔ خالہ کے جانے کے بعد میں بہت روئی۔ زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ دادی ابھی تک میری ماں کا ذکر تک سننا نہیں چاہتی تھی۔ حالانکہ ماں کا حق بھی باپ کے برابر ہوتا ہے، مگر انہوں نے کبھی میری ماں کے حق کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ 2 ماہ کی بچی کو اس کی ماں سے چھین لینا اور پھر کبھی اس عورت کو اس کی بچی کی شکل تک نہ دیکھنے دینا ظلم کی انتہا نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ آج خدا نے دادی کو اس ظلم کی تلافی کا موقع دیا، انہوں نے پھر بھی یہ موقع گنوا دیا۔ دادا کو میرے دکھ اور پریشانی کا اندازہ تھا، لیکن وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ خدا کی مرضی، اگلے دن دادی اور پھپھو کسی کام سے لاہور چلی گئی۔ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس گئی تھی۔ دادا نے میری اتری ہوئی صورت دیکھی، کچھ سوچا اور میرے پاس آئے اور مجھ سے مہتاب کے بارے میں پوچھا، پھر پتہ پوچھ کر ان کے گھر چلے گئے۔ میں حیران اس وقت ہوئی جب اگلے دن شام کو مولوی صاحب کے ہمراہ مہتاب اور ان کے 2-3 رشتہ دار اور ہمارے محلے کے 2 بزرگ ہمارے گھر آ گئے۔ دادا نے مجھے نیا جوڑا دیا جو خالہ لائی تھی، کہا، یہ پہن لو، میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں۔ خالہ اور ان کی بیٹی نے مجھے تیار کیا اور میرا نکاح مہتاب سے ہو گیا۔ میں بار بار آنکھیں کھولتی اور بند کرتی تھی کہ کہیں یہ خواب تو نہیں، لیکن یہ خواب نہ تھا، حقیقت تھی۔ اور یہ بھی حقیقت تھی کہ جس قدر محبت میرے دادا جان نے مجھ سے کی تھی کسی نے نہیں کی۔ یہ وہی تھے جن کی بدولت مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی۔ پھر خالہ کی توسط سے میں 23 سال بعد اپنی حقیقی والدہ سے ملی۔ اس وقت کی خوشی کو میں کیا رقم کروں کہ اس کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ بہرحال اس دن نکاح کے بعد دادا جان نے مجھے خالہ اور مہتاب کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ دادی اور پھپھو پر کیا گزری، لیکن جو ماں پر گزری وہ بھی انہوں نے مجھے نہ بتایا کہ بیٹی کو دکھ ہوگا۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے دادا مجھ سے راضی تھے، ورنہ میرا یہ خواب بھی پورا نہ ہوتا۔